सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम एक टॉपिक कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो उसी का मॉक टेस्ट आज आपके पास लेकर आए हैं। 3 वीडियो आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बन चुकी है और भी आने वाले टाइम में आपके पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो सारा का सारा आपके पास कराया जाएगा। उसी बीच में हम एक दो इसका मॉक टेस्ट जो हम कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट से आपकी जो प्रिपरेशन है साथ के साथ अच्छे से चलती रहती है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक प्रमोशन एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चाहे वो आपकी जनरल बैंकिंग हो, आपके पास है जो इंग्लिश हो गया, और अगर आप क्लरिकल टू ऑफिसर में जा रहे हैं तो आपके पास जो करंट अफेयर आएंगे और जो आपके पास इकोनॉमिक्स आती है वो सारा का सारा भी आपके पास कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और साथ में आपके पास मॉक टेस्ट आ रहे हैं, पथ प्रदर्शक आएगा, वो भी आपके पास कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। किस डेट को ये लागू किया गया था? तो जब भी आपके पास ये आए तो ये जो 1881 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1881 में एक्ट बनाया गया था और इसको लागू कब किया गया? 1/3/1882 को इसको लागू किया गया था। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है उसमें जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो चौथे महीने से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ऐसा ना हो कि 1/4/1882 लगा दो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंटेन्स हाउ मैनी चैप्टर। कितने चैप्टर्स इसके अंदर हैं? तो ये हमारे पास होते हैं 17 चैप्टर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड, द एक्ट कंटेन्स हाउ मैनी सेक्शंस। अब चैप्टर की बात होगी तो सेक्शंस इसके अंदर कितने हैं? तो ये सेक्शन हमारे पास है 148 सेक्शन इसके अंदर आते हैं। अब जो हम ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं इसमें आप अपना जो रिजल्ट है, अपना जो स्कोर है वो भी नोट डाउन जरूर करें कि आपका स्कोर कितना बना है, क्योंकि अभी हमने लगभग 4-5 दिन पहले ही इसका ये जो हम कर रहे हैं अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने किया है। तो अगर आपने वो अच्छे से किया तो आपके लगा लीजिए कि 35 से 50 के बीच में आपके जो नंबर जरूर आने चाहिए। तो अगर आपके पास इतने आते हैं, 40 से ऊपर आते हैं, तो बहुत ही अच्छा जो आपकी अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स टू, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कहाँ पे एक्सटेंड है, कहाँ कहाँ पे वो लागू किया गया है? तो ये हमारे पास है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम, यानी कि बस सीधा सा आपको याद रखना है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। 5 है सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद। सेक्शन 13 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो किसके साथ डील करते हैं, यानी कि उसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? तो ये हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ये हमें बताया गया है सेक्शन 13 के अंदर। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 13। ठीक है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमने बोला है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आता है? तो प्रोमिजरी नोट है, आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीन जो हैं ये आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 7, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल आइदर टू, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसको पेएबल हो सकता है? तो ये हमें होता है या तो होता है ऑर्डर या फिर बैरियर। टू ऑर्डर होता है, ऑन ऑर्डर होता है, या फिर टू बैरियर होता है। इन दोनों को ये पेएबल हो सकता है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है कि भाई 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इससे अलग भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास हो गया बैंक ड्राफ्ट, और उसके बाद हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और हो गया ट्रेजरी बिल। ये तीनों को तीन जो हैं
ये भी आपके पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करैक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। बाकी मेनली जो आपके पास यूज होता है वो प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। क्वेश्चन 9 है हमारे पास मेयर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो वो हमारे पास होता है कि भाई डज नॉट मेक इट नेगोशिएबल। अगर सिर्फ ट्रांसफरेबिलिटी की बात आ रही है तो उसको हम नेगोशिएबल नहीं बोलेंगे, वो नेगोशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास चेक है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको साइन किया और अपने पास रख लिया, तो क्या वो नेगोशिएबल हुआ? वो नेगोशिएबल नहीं हुआ। क्वेश्चन 10 है ए बैरियर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय। जो बैरियर इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये आपके पास होता है डिलीवरी ओनली, डिलीवरी करने से ही, सिर्फ अगर डिलीवरी उसकी हो जाएगी तो जो बैरियर इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। क्वेश्चन 11 है एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय। और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर्ड कब माना जाता है, कैसे ट्रांसफर्ड उसको माना जाता है? तो वो हमारे पास होता है कि एंडोर्समेंट हो और डिलीवरी हो, दोनों काम होने चाहिए। एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए उसके ऊपर और डिलीवरी भी होनी चाहिए। जब दोनों काम हो जाएंगे तो उसको बोला जाएगा कि वो ट्रांसफ़र हो गया है। क्वेश्चन 12 है व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन मेकिंग हिम द ऑर्डर इट इज कार्ड। कि अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 3 हमारे पास, उसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी दूसरे पर्सन को और वो पर्सन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो ये हमारे पास होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का समझ में आया आपको कि क्या होता है कि जब आप एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रोमिजरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर चेक हो, उसके ऊपर आप साइन करोगे, एंडोर्समेंट करोगे और उसको आगे ट्रांसफ़र कर दोगे, उसकी डिलीवरी कर दोगे। और जो जिसको डिलीवरी दी गई है, जिसके को आपने वो चेक मान लो दिया है, तो वो उसका होल्डर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगोशिएशन, है कि आपने अपना जो अधिकार है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसी को ही हम नेगोशिएशन बोलते हैं। 13 है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी एक्वायर्ड बाय ए पर्सन हु टेक्स इट। कि भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्सन के द्वारा एक्वायर किया जाता है, हु टेक्स इट, जो इसको क्या लेता है। तो ये हमारे पास होता है बोनाफाइड, यानी कि इसको आप बोल सकते हो कि फ़ायदे के लिए या फिर किसी वैल्यू के बदले उसने वो लिया है, तो उसको बोलते हैं हम कि यानी कि जो होल्डर होगा वो उसे एज ए बोनाफाइड अपने पास लेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन 14 ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली एक्वायर्ड। तो ये हमारे पास होता है फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है किसी को दिया जाएगा तो किसी वैल्यू के बदले उसको दिया जाना चाहिए, एज ए वैल्यू उसको दिया जाना चाहिए। 15 है ए होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन गेट ए गुड टाइटल इवन व्हेन। अब इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको गुड टाइटल मिलता है इवन व्हेन, जब क्या हो, भले ही क्या हो जाए। तो ये हमारे पास होगा कि भाई ट्रांसफरस टाइटल इज डिफेक्टिव, कि जिस पर्सन ने ट्रांसफ़र किया है उसका ही टाइटल चाहे डिफेक्टिव हो, यानी कि वही चाहे इसको जो डिलीवर या एंडोर्स करने के लिए जो एलिजिबल ना हो, फिर भी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका टाइटल बेटर इसके ऊपर रहेगा, गुड टाइटल उसका रहेगा। क्वेश्चन 16 है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो ये हमारे पास होता है इनडेफिनेटली, अनिश्चित टाइम इसको जो ट्रांसफ़र एक दूसरे को किया जा सकता है। 17 है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हैव मोर देन वन पे। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है कि क्या वो एक से ज़्यादा पे उसके हो सकते हैं? तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हो सकते हैं। पहली बात तो क्या होता है जॉइंटली या फिर अल्टरनेटिवली ये हो सकते हैं। सेक्शन 18 है, सॉरी क्वेश्चन 18 है सेक्शन 4
ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद, जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 13 हमने पढ़ा जिसमें हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होता है वो बताया गया है। तो उसके बाद सेक्शन 4 है, उसके अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 4 है उसमें किसके साथ डील किया गया है, तो ये हमारे पास होता है प्रोमिजरी नोट। सबसे पहले क्या आता है, प्रोमिजरी नोट। उसके बाद आता है 19 ए प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अदर देन, कि एक जो प्रोमिजरी नोट होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा कि किसी में होगा, रिटन में होगा, अदर देन, तो ये हमारे पास हो जाएगा बैंक नोट और करेंसी नोट। अब जो बैंक नोट और करेंसी नोट है वो भी रिटर्न में होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं की जा रही है। इससे अलग एक चीज़ होगी जो कि रिटर्न में होगी, उसको हम बोल देते हैं प्रोमिजरी नोट। उसके बाद है ए प्रोमिजरी नोट कंटेन्स, जो प्रोमिजरी नोट है उसके ऊपर क्या होता है या उसके बारे में अगर बोल रहे तो होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि कोई भी कंडीशन उसके अंदर नहीं लगाई जाती है। जो प्रोमिजरी नोट का मतलब क्या है कि भाई दूसरे को शर्त दी जा रही है या फिर दूसरे को प्रॉमिस किया जा रहा है दूसरे को, तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ये रहेगी। और दूसरी बात जो होती है ये हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। 21 है ए प्रोमिजरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द, अब जो प्रोमिजरी नोट है वो किसके द्वारा साइन किया जाता है, तो ये हमारे पास होता है मेकर के द्वारा, जो उसको मेक करेगा, जो उसको बनाएगा, जो उसका लेखक है उसके द्वारा जो है प्रोमिजरी नोट के ऊपर जो साइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है 22 ए प्रोमिजरी नोट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग टू पे, जो प्रोमिजरी नोट है उसमें किसको पे करने के लिए बोला जाता है, किसको पे करने का वचन दिया जाता है, तो होता है ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, यानी कि ये बात हो रही है कि भाई जो प्रोमिस किया जा रहा है वो किसके बारे में किया जा रहा है, तो होता है सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, कि एक निश्चित राशि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लिख दिया कि 15,000 के आसपास पैसे दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक सर्टेन सम उसके ऊपर लिखा जाएगा, 15,000 लिखो, जब 15,990 लिखो, 14,000 लिखो, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए उसके ऊपर। 23 है प्रोमिजरी नोट्स पेबल ऑन डिमांड आर कार्ड, ऐसे प्रोमिजरी नोट जो ऑन डिमांड पेबल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारे पास डिमांड प्रोमिजरी नोट, इसको हम DPNB बोल देते हैं, डिमांड प्रोमिजरी नोट। उसके बाद है प्रोमिजरी नोट पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड आर कार्ड, अब ये तो हमारे पास हो गया था ऑन डिमांड, कि जैसे ही आप लेके जाओगे उसको ऑन डिमांड पे किया जाएगा। दूसरा है कि अगर आपके पास कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे करना है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है उसे बोलेंगे यूजेंस प्रोमिजरी नोट। यूजेंस का मतलब आप टाइम लेके चलिए, कि इसका मतलब टाइम होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको पे किया जाना है, जो कि उसके ऊपर मेंशन होगा, उसे बोल देते हैं हम यूजेंस प्रोमिजरी नोट्स है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं, मॉक टेस्ट बनाया जाता है जो भी हम सिलेबस करते हैं वो सारा का सारा मॉक टेस्ट में आपके पास लेके आ जाता है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी सुजेशन होता है, कोई भी आपकी जो डिमांड होती है या फिर कंप्लेंट होती है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, या हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वहाँ पे भी आपके पास अपडेट्स आती रहती हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप अपनी बात रख सकते हो। तो नेक्स्ट है 25 जनरल पब्लिक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग डिमांड और यूजेंस प्रोमिजरी नोट पेबल टू, कि भाई जो जनरल पब्लिक है उसको प्रोहिबिट किया गया है इशू करने से डिमांड या फिर यूजेंस प्रोमिजरी नोट पेबल टू, किसको, यानी कि यूजेंस या फिर जो ऑन डिमांड हो, कोई सा भी प्रोमिजरी नोट हो, जनरल पब्लिक को प्रोहिबिट किया गया है, जो कि किसको पेबल
होता है। तो ये पेएबल होता है भाई बैरियर, यानी कि बैरियर को पेएबल जो होगा वो जो प्रोमिजरी नोट है वो जनरल पब्लिक नहीं बना सकती है। उसके बाद 26 आता है, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद। अब सेक्शन 5 पे हम अब पहुंच चुके हैं कि भाई सेक्शन 5 है वो किसके साथ डील करता है। तो ये हमारे पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डील करता है सेक्शन 5। 4 आपके पास हो जाता है प्रोमिजरी नोट, 5 आपके पास हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज और 6 आपके पास हो जाता है चेक। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या जाता है अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें भी जो अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। 28 है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्ट ए सर्टेन पर्सन टू पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक सर्टेन पर्सन को जो पे करने के लिए बोलता है, डायरेक्ट करता है उसको। तो ये हमारे पास होता है ए सर्टेन सम ऑफ मनी। एक पर सर्टेन सम होगा, एक निश्चित राशि होगी जिसको कि किसी दूसरे पर्सन को पे करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बोला जाता है। 29 है, सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद। अब सेक्शन 6 आपके पास आ गया, 4 पढ़ लिया हमने, 5 पढ़ लिया, तो 6 में हम पढ़ते हैं चेक के बारे में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास रहता है। 30 है, ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए। तो ये हमारे पास होता है स्पेसिफाइड बैंकर, कि भाई जो कोई भी चेक है वो एक स्पेसिफाइड, पहली बात तो बैंक के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और एक बैंकर बनाए जाने का मतलब ये है कि उसकी प्रिंटिंग, ठीक है। ड्रॉवर कौन होगा सो वो अलग बात है, उसको जो बनाएगा दूसरा, ठीक है। ये बात हो रही है कि भी उसका जो एक पर्टिकुलर जो बैंक होते हैं जो कि अपने अपने जो क्या बनाते हैं चेक्स बनाते हैं। और तो इसी तरीके से वो बात की गई है भी कि जो चेक है ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए, कि भाई इसमें एक तो मेन बात है बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, कि जो चेक है वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको लगभग बराबर लेके चला जाता है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि भाई जो चेक है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ठीक है। जो ड्रॉ किसके द्वारा किसके ऊपर किया जाता है वो होता है स्पेसिफाइड बैंकर पे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ये बात नहीं होती जरूरी। उसके बाद 31 है, ए चेक इज पेएबल। एक चेक पेएबल कैसे होगा, तो ये हमारे पास है ऑन डिमांड। ये कोई यूजेंस नहीं होता आपके पास, ऑन डिमांड ये पेएबल होता है। 32 है, सेक्शन 6 इंक्लूड। सेक्शन 6 में और आपके पास क्या आता है तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये दोनों आपके पास इसमें सेक्शन 6 के अंदर आते हैं, यानी कि चेक से रिलेटेड ये दोनों आपके पास हो जाते हैं। 33 है, एन ऑर्डर चेक स्पेसिफाइज। अब ऑर्डर चेक जो है वो क्या हमें बताता है, तो ये होता है हमारे पास वन और मोर पर्सन एज पेई और एंडोर्सी, कि भाई जो पेई है या फिर एंडोर्सी है वो एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। 34 है हमारे पास, एन ऑर्डर चेक इज नेगोशिएटेड बाई। एक ऑर्डर चेक जो है किसके द्वारा नेगोशिएट किया जाता है, तो होता है किसके द्वारा होता है, यानी कि एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट की जाएगी उसके बाद उसकी डिलीवरी की जाएगी, तो एक ऑर्डर चेक को नेगोशिएटेड माना जाता है। 35 है, ए बैरियर चेक में कंटेन द वर्ड्स। एक बैरियर चेक जो है उसके ऊपर क्या वर्ड्स हो सकते हैं, तो ये हमारे पास होता है टू बैरियर, यानी कि टू बैरियर ये उसके ऊपर लिखा होता है। जो बैरियर चेक होता है उसके ऊपर टू बैरियर लिखा होता है। 36 है, ए बैरियर चेक इज नेगोशिएटेड बाई। जो बैरियर चेक है वो नेगोशिएट कैसे होता है, तो ये हमारे पास होता है डिलीवरी ओनली। सिर्फ डिलीवरी देने से ही एक बैरियर चेक जो है वो नेगोशिएट हो जाता है, एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए क्रॉस्ड चेक कंटेन्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ड्रॉवी बैंक। एक क्रॉस्ड चेक जो है उस पर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है ड्रॉवी
बैंक को, जो बैंक उसको पे करेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है कि भाई नोट टू पे ओवर द काउंटर। ये बात हो रही है क्रॉस्ड चेक की, ठीक है, कि जब चेक को क्रॉस कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि जो ड्रॉवी बैंक है उसको ये डायरेक्शन दी जा रही है, उसको ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई ये जो चेक है ओवर द काउंटर पे नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो एक बैंक खाते में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए चेक रिटन इन डिफरेंट इंक स्क्रिप्ट्स एंड हैंड राइटिंग में बी पेड इफ, कि एक चेक है आपके पास आया है जो कि डिफरेंट इंक में है, डिफरेंट स्क्रिप्ट में है, हैंड राइटिंग भी अलग अलग है, तो क्या उसको पे किया जा सकता है? तो ये आपके पास होगा इट इज अदरवाइज इन ऑर्डर एंड बैंक कैन अंडरस्टैंड ड्रॉस इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको पे किया जाता है पहली बात तो, ठीक है। मे बी पेड, उसको पेड किया जा सकता है अगर इन ऑर्डर हो वो, और दूसरा कि बैंक जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखी गई हैं अलग अलग, चाहे डिफरेंट इंक्स में हो, हैंड राइटिंग अलग हो, स्क्रिप्ट अलग हो, लेकिन अगर जो बैंकर है उसको समझ सकता है अच्छे से तो उसको पे किया जाएगा। 39 है, ए चेक विदाउट डेट शुड जनरली बी, और एक चेक है जो जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है तो उस चेक के साथ क्या किया जाता है? तो वो चेक होता है भाई रिटर्न अनपेड, उसको अनपेड रिटर्न कर दिया जाएगा, खुद से डेट उसके ऊपर नहीं डालनी है। क्वेश्चन 40 है, द होल्डर मे कंप्लीट एन इनकोहेट चेक बाय फिलिंग, कि जो होल्डर एक इनकोहेट चेक को जो कंप्लीट कर सकता है बाय फिलिंग, क्या फिल करके? तो ये हमारे पास होता है डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भी जो बैंकर है वो उस चेक को कंप्लीट नहीं करेगा जिसके ऊपर डेट नहीं है, तो उसके ऊपर खुद से डेट नहीं लिखेगा, लेकिन जो होल्डर है वो उस चेक को कंप्लीट कर सकता है इनकोहेट चेक को उसके ऊपर डेट डाल के, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेक होता है, आपने भी दिया हो कभी किसी को चेक, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई डेट डाल के देता है, कि वो बोलते भी डेट आप अपने आप डाल लेना, वो सिर्फ साइन करके दे देते हैं कि अमाउंट भी आप खुद डाल लेना और ऊपर जो अपना पे का नेम डाल लेना आप, और डेट भी खुद डाल लेना। तो जो डेट वगैरह है वो बैंकर को चेंज नहीं करनी है, बैंकर को नहीं लिखनी है, ये काम कौन कर सकता है? होल्डर। 41 है, ए चेक डेटेड ऑन ए हॉलीडे कैन बी पेड ऑन, अगर एक चेक है जो कि हॉलीडे के दिन आपके पास आता है, यानी कि हॉलीडे की डेट उसके ऊपर लिखी गई है, तो उसको कब पे किया जाएगा? तो वो हमारे पास होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को उसको पे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉसिबल डेट, इनमें से कौन सा एक इम्पॉसिबल डेट का एग्जाम्पल, यानी कि ऐसी डेट जो इम्पॉसिबल है, जो कभी आती नहीं है, तो वह है नवंबर 31, क्योंकि नवंबर में होता है 30 डेज। 43 है, ए चेक बियरिंग एन इम्पॉसिबल डेट सच एज फरवरी 30 में बी पेड ऑन, अगर एक इम्पॉसिबल डेट का चेक है, जैसे फरवरी 30 आया और फरवरी 30 आ नहीं सकता, या तो 28 होता है या फिर 29 होता है, और फरवरी 30 का आपके पास आ गया है, तो आप उसको पे कब कर सकते हो? तो होता है लास्ट वैलिड डेट ऑफ डेट मंथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको नेक्स्ट डे करोगे, जैसे मान लो फरवरी 30 है तो आपको 1 मार्च को उसको करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हो, जो लास्ट डेट है उस डेट को उसको यानी कि मंथ की जो लास्ट डेट आएगी, चाहे 28 हो या 29 हो, उस दिन वो पे किया जा सकता है। 44 है, ए चेक बियरिंग ए डेट अर्लियर देन द एक्चुअल डेट ऑफ इशू इज कॉल्ड, एक चेक है जिसपे कि एक डेट लिखी गई है और जो कि एक्चुअल डेट है, जो इशू से पहले की डेट यानी कि उसके ऊपर लिखी, इशू यानी कि बाद में किया गया, उससे पहले की डेट उस पर लिखी गई है। चेक बियरिंग ए डेट अर्लियर देन द एक्चुअल डेट ऑफ इशू, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज है 11 अगस्त और आज शिवरात्रि भी है, तो सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक दिया है, मैंने चेक दे दिया 5 अगस्त का, उसके ऊपर डेट लिखी गई है, तो ऐसे चेक को क्या बोला जाता है? तो वो चेक हमारे पास होता है एंटी डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसपे इशू डेट से पहले की ही डेट लिखी गई है। 45 है, एज पर द गिवन मटेरियल द
वैलिडिटी ऑफ ए चेक डीडी एंड बैंकर्स चेक इज, कि भाई जो डीडी की जो वैलिडिटी, एक चेक की वैलिडिटी और एक बैंकर चेक की वैलिडिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास होता है भाई 3 महीने, और ये पहले कितनी थी, ये पहले थी 6 महीने। ठीक है, 2011 में आई थिंक इसको चेंज किया गया है, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, इसके जो डेट 3 महीने कर दी गई है। 46 है, ए पोस्ट डेटेड चेक बिकम्स पेबल, एक पोस्ट डेटेड जो चेक है पेबल कब होता है। तो ये हमारे पास होता है ओनली ऑन द डेट मेंशन ऑन द चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है वो आपको बताना है, और पोस्ट डेटेड चेक जो है वो पेबल कब होगा कि जब उसके ऊपर जो डेट मेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 28 अगस्त, तो उसको पेबल कब किया जाएगा, 28 अगस्त या उसके बाद। 47 है, अंडर द गिवन मटेरियल ए स्टेल चेक कैन बी रीवैलिडेटेड, कि भाई एक स्टेल चेक जो है उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है, कितनी बार रीवैलिडेट किया जा सकता है, तो हमारे पास होता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको ये बताना है कि जो स्टेल चेक है वो होता क्या है, ये कमेंट में आपको बताना है। इससे पता चलता है कि भाई आप कितना जुड़े हो वीडियो से, कितना आपने सिलेबस पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। 48 है, फ्रेश वैलिडिटी ऑफ ए रीवैलिडेटेड चेक स्टार्ट फ्रॉम, अब जो रीवैलिडेट चेक किया गया स्टेल चेक, तो उसकी फ्रेश वैलिडिटी कब से स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है डेट ऑफ रीवैलिडेशन, जिस दिन उसको रीवैलिडेट किया जाएगा उस दिन से उसकी फ्रेश जो वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। द मेन पर्पज ऑफ CTS 2010 स्टैंडर्ड इज, जो CTS 2010 है उसका मेन पर्पज क्या था। तो ये हमारे पास था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स, यानी कि चेक का मानकीकरण, यानी कि जो सभी चेक है उसको एक तरीके से बनाया जा सके, एक तरीके से वो दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चेक पर कुछ लिखा गया है, किसी बैंक ने कुछ लिख लिया, किसी बैंक ने कुछ लिख लिया, तो ऐसा ना हो। 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ CTS 2010 स्टैंडर्ड, जो CTS 2010 है स्टैंडर्ड है उसके में कौन कौन से फीचर इसके अंदर थे। तो वो था वाटरमार्क होगा CTS इंडिया के नाम से, पेंटोग्राफ डिस्प्लेइंग वॉइड और कॉपी ये लिखा होता है, बैंक लोगो विजिबल होता है जिस भी बैंक का है, अंडर UV लैंप, ऑल ऑफ द अबो, तो आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ द अबो। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो एक CTS 2000 चेक जो है स्टैंडर्ड जो है उसके बाद जो भी चेक आए हैं उन सभी पे ये होता है। और ये आपके पास रहे इसके सारे के सारे आंसर। तो मॉक टेस्ट आपके पास लगातार आ रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ जो भी बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप खुद पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।